Assalamu alaikum. So let's discuss the questions which were asked in PPSC Crash Test 1. Discuss syllabus are chapter 1, 2, 3 FSC. तो इसके तीन सेक्शंस बनाए गए थे. पहला सेक्शन था डायमेंशंस और यूनिट्स का, दूसरा सेक्शन था न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स और तीसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ वेट इज. तो वेट जो है वो बेसिकली W is equal to mg is a force of earth. तो इसकी डिमेंशन mg से भी आप निकाल सकते हैं और जस्ट इसकी डिमेंशन वही है जो फोर्स की होती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. सो इट्स mlt-2. m के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए lt-2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेंशनलेस. तो एंगुलर वेलोसिटी की डिमेंशन होती है 1/t. डिके कांस्टेंट की भी डिमेंशन होती है. रिजॉल्विंग पावर जो कि दो looks like power but it's not power, it's a ratio of wavelength to distance. चैप्टर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में इसका फॉर्मूला है शुरू में ही. सो रिजॉल्विंग पावर इज डिमेंशनलेस क्वांटिटी. इस आप गैदर अप ज़रूर करें वो क्वांटिटीज जो कि डिमेंशनलेस हो सकती हैं ताकि आपको बर वक्त ज़रूरत काम आ सके. The ratio of dyne to अर्थ is equivalent to the unit of which physical quantity. Dyne to अर्थ की जब हम बात करते हैं तो dyne is the unit of force in CGS. अर्थ is the unit of energy in CGS. तो फोर्स को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड करें F/D, फोर्स को जब आप एनर्जी से डिवाइड करें, करेक्शन, फोर्स ओवर एनर्जी, तो फ़र्क क्या है, फोर्स और एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज़ बेसिकली वर्क डन की तारीफ है. तो फोर्स फोर्स से कट जाएगा तो वी विल हैव 1/d. तो बेसिकली इसकी रेशियो किसी ऐसी चीज़ के इक्वल है जिसकी डिमेंशन 1/d है, 1/लेंथ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स और डिमेंशंस की बात हो रही है, उस तरह हम क्वांटिटी की नहीं कर रहे. तो पावर ज़ाहिर बात है इस वर्क डन ओवर टाइम, लेंथ इट्स लेंथ बट दैट हैज़ टू बी 1/लेंथ. तो वेव नंबर जो है वो होता है 2π/λ. 2π कांस्टेंट है, so wavelength is length, so it has a dimension equivalent to ratio of dyne to arch. और वेव नंबर का जो यूनिट है CGS में दैट्स काइजर, तो उसको उस टर्म में भी पूछा जा सकता है. dimension of frequency is same as that of angular frequency. omega is equal to 2πf. again f और 2πf एक ही बात है. फेस, फेस dimensionless क्वांटिटी है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. टेम्परेचर कोफिशिएंट इसकी डिमेंशन है 1/टेम्परेचर. सो इस आंसर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. डिमेंशन ऑफ टार्क इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स के नहीं हो सकती क्योंकि जो टार्क है वो एंगुलर फोर्स है, RF है. पावर के भी नहीं हो सकती, कपल के हो सकती है. टार्क और कपल में से फ़र्क एक 2 का है, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. अदर देन दोनों जो है वो डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट है, सो दोनों की डिमेंशन सेम होगी. v इज इक्वल टू बी टी देन b इज, तो हम इसको डिमेंशनली देख रहे हैं तो v है lt-1. अब b का हमें नहीं पता, लेकिन जो भी b होगा उसको जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो lt-1 ही आना चाहिए, जो कि बनता है lt-2, क्योंकि lt-2 को +1 से करेंगे तो lt-1 आएगा. तो लिहाजा इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है दैट्स नन ऑफ दिस. lt-2 जो है वो यहाँ पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट. कौन सा इसमें से बेस यूनिट है, तो हमें पता है किलोग्राम बेस यूनिट है, पास्कल, कूलम ये सारी डिराइव्ड यूनिट है. बेस क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स हैं 7 बेस क्वांटिटीज़ है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा. तो उनके जो यूनिट्स हैं SI यूनिट्स वो बेस यूनिट्स कहलाएंगे. इफ़ अ डिमेंशनल स्केलर, ऐसा स्केलर जिसकी डिमेंशन हो, मिसाल के तौर पर मैस एक स्केलर है और उसकी डिमेंशन किलोग्राम है, उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक वेक्टर के साथ. तो क्वेश्चन है कि बताएं प्रोडक्ट की डिमेंशन क्या होगी. सो इसके लिए जो एक बड़ी फेमस एग्जांपल बुक में भी दी गई वो है P इज इक्वल टू mv.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है दो, यहाँ पे मैं उसे निशान ही लगा सकता। तो वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, मास स्केलर है। तो जब मैंने अप्लाई मल्टीप्लाई किया स्केलर को वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ, तो मेरे पास मोमेंटम आया, और मोमेंटम भी एक वेक्टर है। सो उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ बोथ, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, लेट्स मूव अहेड। 1 न्यूटन हैज हाउ मेनी डाइंस? तो 1 न्यूटन में 1 लाख डाइंस होती हैं। इट्स नॉट दैट डाइंस। तो उसमें आप इसे सिंपली देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूटन है दैट्स इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि डाइन है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम से जब आप ग्राम में जाएंगे और मीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? 1000 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मेक्स इट 10 टू द पावर ऑफ 5। Okay, next astronomical unit is a unit of, so it's a unit of length और time, क्योंकि ये जो है ये एक एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है। तो it's not a unit of time but it's a unit of length, and the length is a basically the approximate length between the sun and the earth. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक वो लेंथ है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है द लेंथ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन डील करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स गिव मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ओवरऑल नहीं, इन दिए गए एंगल्स में से किसके लिए नजदीक तरीन है। तो आप खुद गैस करें कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है? कोस थीटा, और कोस थीटा मैक्सिमम होता है 0 डिग्री के लिए। तो जो वैल्यू 0 डिग्री के जितनी करीब होगी उतनी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जितनी उससे दूर होगी उतनी मिनिमम होगी। तो अगर आप 10 कोस मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, तो 10 डिग्री पे वैल्यू बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। कोस 0 इज 1, लेकिन फिर भी बड़ी होगी। कोस 80 डिग्री जो है वो 0 के करीब तरीन होगा, क्योंकि कोस 90 0 है। कोस 270 वैसे 0 होता है। और कोस 345 भी बड़ी वैल्यू दे सकता है, लेकिन यहाँ पे 15 का डिफरेंस है 360 से, और वहां पे 10 का डिफरेंस है 0 डिग्री से। सो कोस 10 जो है आप कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज मिनिमम 4। तो उसके लिए सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। साइन 0 कब होता है? साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 पे 0 होता है। तो लिहाजा इस एंगल पे आपको मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मिलेगी। If x is equal to sine theta and plus cos theta j and theta is equal to 45 degree, then what is x? तो सिंपल आप इसमें वैल्यू दर्ज कर दें। तो हमारे पास है x is equal to sine theta I plus cos theta j, और sin theta cos theta अगर 45 डिग्री इनपुट करें तो वो होता है 1/√2। इसे चाहे I कर दें प्लस j, और इसकी जगह भी 1/√2। आप उसको बगैर वैल्यू दर्ज करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट बी मोर स्पेसिफिक। अब आप क्या करें, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। तो 1/√2 1/2 प्लस 1/2 सारे का अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। सो द क्लोजेस्ट और द बेस्ट आंसर विल बी द यूनिट वेक्टर। So we will mark unit vector here. Okay, next, what is the area of sphere? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो इसी से रेलिवेंट अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ स्फीयर इज। तो स्टेरेडियन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम रिकॉल करते हैं।
इसी के ऊपर। वो फॉर्मूला क्या था? थीटा सॉलिड एंगल, अगर ये सॉलिड एंगल की बात करें तो हम उसके लिए थीटा की जगह सिग्मा यूज करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। सो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। अब स्फीयर का एरिया भी हमने पढ़ा क्या होता है, 4πr²। और ये इस r² से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल इन अ स्फीयर इज 4π। और ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल आए इससे आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं, या कोई रेलिवेंट पैरामीटर और दिया जाए तो आप अदर वे अराउंड भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4π। सेमी सर्कल हैज हाउ मेनी रेडियंस? एक सर्कल में टोटल 2π रेडियंस होते हैं, बट वी आर डीलिंग विद सेमी सर्कल, सो इसमें कितने होंगे, पाई रेडियंस। The mass of the object is measured by to be this and the force applied to be this. The acceleration न्यूटन सेकंड लॉ लगा के ये है। हमने फॉर्मूला कैलकुलेटर नहीं यूज करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे। तो रूल ये है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने आंसर में होने चाहिए। तो इसमें 4 है मैथ्स में, और इस फोर्स में 3 है। तो जो आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, मतलब यहाँ तक। तो फिर राउंड ऑफ करेंगे, 8 की वजह से ये 2 हो जाएगा। सो द बेस्ट आंसर इज 2.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रूल दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, लेकिन सम और डिफरेंस के लिए नहीं है। तो बुक पे जरूर गो थ्रू करें कि अगर सम और डिफरेंस करते हैं तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देखेंगे, या डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं ये देखेंगे। When two forces of equal magnitude makes an angle of 180 degree with each other, the magnitude of their resultant is। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ, जनरल इसे फॉर्मूला आप कह सकते हैं। वो था कि अगर आपके पास रिजल्टेंट निकालनी हो आपने, इसे आप आर स्क्वायर कह सकते हैं। तो आर स्क्वायर आपके पास, लेट मी जस्ट क्लीन इट फर्स्ट। आर स्क्वायर आपके पास होता है फर्स्ट कंपोनेंट मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान रिजल्टेंट को किसी भी एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं, बहुत जनरल इन सेंस। अब इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं। एक आपका एंगल जब थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ये आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, क्योंकि कोस थीटा 0 1 होता है। ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये अगर आप उधर से स्क्वायर रूट ले लें इस को देखते हुए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r is equal to a plus b, which is basically the maximum value of resultant for any two given magnitude। इसे r max भी कहते हैं। अब इसी के हम अगर चले जाएं वाइस वर्सा केस, जो कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा 180 से मुराद है कि सेम फॉर्मूला, लेकिन अब कोस क्योंकि 180 -1 होता है, तो यहाँ पे फिर आपके पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा फिर वो स्क्वायर रूट लेने के बाद वो a माइनस बी का बनेगा। और ये मिनिमम का फॉर्मूला है,
कि दो अगर आपके पास वेक्टर दिए गए हैं जिनकी मैग्नीट्यूड आपको पता है और आपने उनकी मिनिमम निकालना है, तो a माइनस बी है 180 डिग्री के लिए। तो इसको अगर हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करें, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट बताएं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a माइनस बी। अब 180 डिग्री के लिए और दोनों क्योंकि बराबर हैं तो a माइनस बी मतलब दोनों सेम है, तो a माइनस ए विल बी 0, so we will have 0 as our answer which is not given, so we will opt for the none of these। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो आपसे कहे कि दो वेक्टर्स हैं, एंगल नहीं पता, तो बताएं क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो मैक्स और मिन के दरमियान जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी आ सकती हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री विल बी। ये रिपीट हो गया। Just a minute, ये रिपीट हो गया। when two forces equal magnitude make an angle with each other magnitude return। अच्छा, ये दोनों रिपीट हो गए, ठीक है। तो लिहाजा फिर इधर जो आंसर है वो 0 मेंशनड है, तो इधर 0 आ जाएगा। आई डोंट नो कि इधर क्या डिफरेंस है। ओके, सो 1 ईयर इज इक्वल टू इट्स जनरल कंसेप्शन के 365 डेज है, लेकिन 365 डेज के साथ 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। इसी वजह से 4 ईयर्स के बाद हम लीप ईयर मनाते हैं 29 फेब, तो वो ये 666 आवर्स 4 ईयर्स के बाद 24 आवर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम एक दिन का नाम देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज पाई आर स्क्वायर। If the percentage uncertainty the diameter is 2%, what will be the percentage uncertainty in the area? So हमने इसको सोल्व करना है और हम बगैर कैलकुलेटर या बगैर इसे किसी चीज़ के सोल्व कर सकते हैं कि डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है। सिंपल, डायमीटर इनफैक्ट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम डायमीटर ही निकालते हैं, रेडियस तो हम फिर कैलकुलेशन के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं। यूजुअली माइक्रोमीटर सीक्यू गेज वर्नियर कैलिपर से तार का अगर कोई आप निकाल रहे हैं तो डायमीटर ही होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो r इज इक्वल होता है d/2। तो हमारा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसमें हमें ये कांस्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो 2% ही होगी रेडियस के लिए भी। और क्योंकि 2 दफ़ा रेडियस है फॉर्मूले में आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में, तो इट विल बी 2 इंटू 2 4%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है कि कांस्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं, और अगर पावर है तो उसे उतनी दफ़ा जमा कर दें या उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आर क्यूब होता तो ये 6 होना था, 3 इंटू 2। Length of an object is measured to be 10 centimeter with an instrument having least count x. The percentage uncertainty in the measurement is 5%. What is the value of x? So ये हमें solve करना पड़ेगा। So let me do it here। हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि percentage uncertainty is equal to absolute uncertainty multiplied by 100 divided by measured value। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब हमें चाहिए ये जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने लेंथ ऑब्जेक्ट की मेजर की गई वो मालूम है, मतलब मेजर्ड वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी है, आपने इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मालूम करना, और हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वही लीस्ट काउंट होता है। सो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिसे कि यहाँ पे हम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास है 5, मेजर्ड वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जो भी आप कहना चाहें। इट्स नॉट 100, सॉरी इट्स 10। तो आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा 0.5, और जो यूनिट उसके हैं वो यूनिट उसके होंगे सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम देखें आंसर हमारे पास अगर है कि नहीं, तो जी हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर आंसर है। सो वी विल गो विद इट। अरशद नदीम, ये एक आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी है और आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन भी है कि अरशद नदीम जिसने रिसेंटली पाकिस्तान जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया, ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए उसने एक रिकॉर्ड बनाया, तो उसकी थ्रो की जो
डिस्टेंस अब वो था 91.18 मीटर। अगर हम लॉन्चिंग एंगल 45 डिग्री लें, हमें पता है कि लॉन्चिंग एंगल 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलती है, तो मैं अप्रोक्सीमेट हाइट मालूम करनी है जो कि जैवलिन ने अचीव की। अब जीके यही अरशद नदीम का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने 2022 में ये अचीव किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये एक रिकॉर्ड है। उसकी थ्रो का रेंज क्या थी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो पहले भी शेयर किया गया, मैं फिर शेयर कर देता हूँ। सो द फॉर्मूला इज r tan theta is equal to 4h. So this is a formula which links range and height. इसको रतन चोर है से भी आप याद रख सकते हैं। द फर्स्ट टाइम हाउ आई रिमेम्बर्ड इट इन माई FSC। तो r अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया, टेन थीटा भी दिया गया, h हमने मालूम करना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा r टेन 45 1 मैक्सिमम 1 होता है, सो 4। तो दी गई रेंज को आपने सिर्फ 4 पे डिवाइड करना था। तो जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 90.18 को, तो इट्स 4 2 ज़ार 8। तो अब क्योंकि अप्रोक्सीमेट का हमारे पास ऑप्शन है, सो नन ऑफ दिस भी इसलिए नहीं दिया गया ताकि आप एक करीब तीन ऑप्शन डिसाइड कर लें। सो 4 2 ज़ार 8 10, 4 2 ज़ार 8, so it will be somewhere about 22, so it's 23 meter. A certain force gives an acceleration of 5 meter per second to a body of mass 5 kg 2 kg. तो ma न्यूटन सेकंड ला लगाएं तो ये बनता है 10 न्यूटन फोर्स। द सेम फोर्स मतलब 10 न्यूटन वुड गिव अ 20 किलोग्राम ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ, तो 10 को 20 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वो सर्टेन एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो दैट्स 0.5 जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, सो इट्स मीन इट्स नन ऑफ दिस फॉर आवर केस हियर। The horizontal range and height projected at are equal at an angle of which is 76 डिग्री अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए रूल है 180 माइनस थीटा, सो दैट विल बी 104। इत्तेफाक से ये सारे चारों क्वाड्रेंट्स के लिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 76 डिग्री, सेकंड में 180 माइनस थीटा 104 डिग्री, थर्ड में 180 प्लस थीटा सो दैट्स 256 डिग्री, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा सो दैट्स 284 डिग्री। इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, तो आप बताएं ये क्या कर रहा है। तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें। तो वो कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि जस्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। इसका मैं डेरिवेटिव ले, तो इसका आप डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी वेलोसिटी, क्योंकि x पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, तो दैट विल बिकम्स 2t प्लस 5, और 5 ज़ाहिर पर 0 हो जाएगा। और जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल बी 2। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी 2t है कि टाइम के साथ चेंज होगी। अब हम इसमें से रेलिवेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हमारे यहाँ पे फिट होता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कि द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं 2t है तो दैट विल चेंज विद टाइम, सो द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Again, a javelin thrown into air at angle with the horizontal has a range of this. If the time of flight is 5 seconds, then the horizontal component of velocity of the projectile at highest point of the trajectory will be. तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, उसकी रेंज दी गई है 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा गया है। तो इसको आप किसी भी डिटेल में जाए बगैर जस्ट जो हमारा बेसिक फॉर्मूला जिससे हम रेंज डिराइव करते हैं वो लगा सकते हैं। वो होता है r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूले से हम वो डेरिवेशन करते होते हैं रेंज की, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ
स्पेसिफिक स्टफ चाहिए। तो रेंज कितनी है हमारे पास यहाँ पे 200 मीटर है और हमारे पास टाइम दिया गया जो कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 सेकंड। तो u cos थीटा या जस्ट UH लिख लें तो डैट विल बी 40, जस्ट सिंपली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 10 सेकंड्स इज, तो यहाँ पे पहले 10 सेकंड्स के लिए अगर हम देखें तो एक राइट ट्रायंगल बन रही है और हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस है एरिया अंडर द ग्राफ क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो 40 इंटू 10 400, लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 200। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल देखें पहला जो रीजन है O से A, तो ये हमें तो पता है कितना है 200। ये आगे वाला जो है 10 से 30, बेस कितनी है 20, हाइट कितनी है 40 और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो गया 800। तो 800 प्लस 200 1000। अब आखिरी वाला रीजन देख लें, अगेन बेस 20 है, हाइट 40 है, सेम पहले वाले 0 से ए वाले ओ से ए वाले के हिसाब से ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगेगा 20 इंटू 40 800 डिवाइडेड बाई 2 400। तो 200 प्लस 800 प्लस 400, तो दैट विल बी 1400 मीटर विल बी योर आंसर। तो एरिया अंडर द कर्व देखें हमने सिंपल से एक एग्जांपल से, इस तरह की छोटी डायग्राम बन सकती हैं पेपर में। 3 वेक्टर्स i प्लस जे, जे प्लस आई एंड के आर ऑन सेम प्लेन, नहीं क्योंकि i प्लस जे एक्स वाई में है, के डिफरेंट में है। परपेंडिकुलर है क्या देख लेते हैं। i प्लस जे को अगर आप i माइनस जे को अगर j प्लस आई से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 आएगा कि i इंटू जे आपको 1 देगा, सॉरी i इंटू आई 1 देगा, जबकि j इंटू माइनस जे माइनस 1 देगा, तो ये 0। इसी तरह k के साथ 0, सो ये परपेंडिकुलर है सब आपस में क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो जब भी आपने परपेंडिकुलर चेक करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। Okay, then we have section 3, theoretical question. When we jump out of the bus, boat standing in still water, the boat moves. So it's according to Newton third law कि वो बैकवर्ड जाएगी। आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, वो बैकवर्ड जाएगी एक्शन रिएक्शन की वजह से। So this is PPSC 2022 question. A man sitting inside an open vehicle and moving uniformly on a straight path through a stone vertically upward. तो वो एक पत्थर फेंक रहा है और वो फेंक सकता है, कोई ऐसे सेटअप मौजूद है और ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सलरेट नहीं कर रहा। सो पत्थर जो है वो उसके हाथ पे वापस आएगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो जितना फासला वो थ्रो के दौरान कवर होगा उतना ही फासला गाड़ी तय करेगी। अगर गाड़ी एक्सलरेट करती होती तो फिर वो आगे निकल जाती। सो अगर यहाँ पे मूविंग यूनिफॉर्मली की जगह एक्सलरेशन है तो देन योर आंसर विल बी बी, फॉल बिहाइंड हिम। If a car is moving in a circle, the velocity and acceleration are, we all know के perpendicular होते हैं। सेंटीमीटर एक्सलेरेशन सेंटर की तरफ होता है, जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन में होती है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। भी हम इधर इनफैक्ट देख भी सकते हैं। सो इफ वी हैव दिस मोशन, सर्कुलर मोशन, और तो हमेशा एक्सलेरेशन सेंटीमीटर एक्सलेरेशन सेंटर की तरफ होगा और बॉडी की जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी उससे टेंजेंट होगी, इसी उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। So they are making an angle of 90 degree. The area under displacement time graph, अब displacement time graph dt यानी एरिया के बाद आएगा तो उसको मैं आपने से ज़रब कर देना है। d को t से मल्टीप्लाई करें, अपनी वोकेबलरी देखें कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है। वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम तो किसी के इक्वल नहीं है, सो इट्स नन ऑफ दिस। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फोर्स इंटू टाइम, एक तो आता है मोमेंटम के फॉर्मूले से P इज इक्वल टू एफ ओवर टी, एफ इज इक्वल टू पी टी मोमेंटम। क्या इम्पल्स हो सकता है, तो इम्पल्स की तो तारीफ ही है, फोर्स एवरेज फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का सिर्फ इस वजह से गलत हुआ है कि उन्होंने मोमेंटम पे फोकस नहीं किया, जल्दी से इम्पल्स लगा दिया। सो दिस क्वेश्चन आल्सो मेक्स एन
मेक्स अ इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू कि आप फोकस रहें, चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ें। स्पेशली अगर बोथ का ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन एक दफ़ा देख लें कि वो हो सकता है कि नहीं, मे बी ना हो, लेकिन हो, अगर होगा तो चलिए आपको आइडिया हो जाएगा। If frequency is taken along y-axis and speed is taken along x-axis, then the slope of the graph is equal to what? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास y-axis के लॉन्ग है और स्पीड हमारे लॉन्ग, तो स्लोप क्या होती है y/x। तो हमारे पास फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f/v इज इक्वल टू 1/λ। तो ये डिमेंशनली अभी हमने जिक्र किया कि 2π/λ वेव नंबर होता है, तो 2π नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उसका कोई मसला नहीं। सो इट्स वेव नंबर। व्हाट इज द शेप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ जीरो वेलोसिटी? जीरो वेलोसिटी से मुराद है सीधी लाइन। सो सीधी लाइन यानी शेप, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और जीरो वेलोसिटी से मुराद है कि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज ना आए। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज तभी नहीं आएगी जब आप, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, तो इस तरह सीधी लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। When the shape of velocity graph for a body having velocity of 5 मीटर per second for 10 सेकंड, तो आगे हमारे पास velocity टाइम ग्राफ है, इसी को हम यूज कर सकते हैं दोबारा। इनफैक्ट आंसर भी सेम है। तो ये अब आपके पास d है, ये आपके पास v है, और ये 5 मीटर पर सेकंड है पहले 10 सेकंड के लिए, यानी वो चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा। तो वो अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कि उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रही। सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट एक्यूरेट? दैट द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। द टू फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल ये भी होता है। द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो द बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, नहीं ये लाजमी नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो इसका आंसर है सी। A football is kicked up with an angle theta with respect to horizon. The acceleration of particle projectile at highest point is, तो highest point पे हमें पता है velocity जीरो होती है, लेकिन वो basically change in velocity is equal to acceleration। तो someone say कि अच्छा acceleration भी शायद जीरो, तो acceleration change in velocity जीरो नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट acceleration due to gravity अगर देखें तो वो मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि हर वक्त मौजूद है। हम क्या कहते हैं एमसीक्यू में कि वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.8 हर पॉइंट पे वही है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि क्या होता है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हेड टू टेल लगा के एक दो से ज्यादा वेक्टर्स को एक रिजल्टेंट बना देते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, रेजोल्यूशन, कि एक वेक्टर को आप रिजोल्व कर दें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स में। प्रोजेक्टाइल मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, तीनों ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम रहती है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो वही होगी ना, उसमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये भी चीज जीरो आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दो जीरो है, लेकिन है तो कांस्टेंट, इस लिहाजा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? प्रेशर स्केलर है, सॉरी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, मास भी स्केलर है। सो ऑल ऑफ द अबव। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी इक्वल टू जीरो आर। कम से कम कौन से कितने अनइक्वल वेक्टर्स होंगे? तो अगर एक की मैग्नीट्यूड 7 है, दूसरे की 2 है, तो तीसरे की क्या होगी, उनका रिजल्टेंट जो भी निकलेगा, तो लिहाजा 3 चाहिए, 2 से नहीं काम बनेगा। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ, ये हर टेस्ट में मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ जस्ट टू मेक क्लैरिफाई कि बुक में मिस्टेक है। ये टाइम है 1.3 सेकंड, बुक में 1 मिनट 20 सेकंड है, करेक्शन मैंने करवाई है, लेकिन फिर भी कि ये टाइम 1.3 सेकंड है। इसको आप S/V करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय सेल्फ। लेस प्रिसीशन, प्रिसीशन का ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अगर प्रिसीशन कम होगी तो इट्स मीन्स अ सिस्टमैटिक एरर। करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट। लोअरिंग प्रिसीशन मीन लोअरिंग एक्यूरेसी, अगर प्रिसीशन कम होती है इंस्ट्रूमेंट की तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, लाजमी नहीं है। लोअरिंग प्रिसीशन डज नॉट मीन्स लोअरिंग एक्यूरेसी, ये ठीक है।
देखिए प्रिसीशन का ताल्लुक है कि वैल्यूज कितनी करीब करीब है, और एक्यूरेसी का ताल्लुक है कि वैल्यू कितनी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है। तो हो सकता है आपकी वैल्यू ठीक हो लेकिन उसमें प्रिसीशन ना हो, जैसे हमने एग्जांपल्स की भी हैं, और हो सकता है प्रिसीशन हो लेकिन एक्यूरेसी ना हो। तो बोथ केसेस आर पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is in equilibrium, always at rest, always in uniform motion, may be at rest or uniform motion, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द मोर द स्टेबल द ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर होती है स्टेबल ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए गाड़ियों को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे रखी जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन ऑलमोस्ट एन इंच द नेवल पॉइंट। सो ये आपकी डिस्कशन पॉइंट है जो कि इस टेस्ट के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।